हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। साथियों, अब तक हमने CIS के कायदे कानून पढ़े थे कि कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन सी स्कीमें CIS के अंतर्गत आती हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि PACL का आखिर मैटर शुरू कहाँ से हुआ। एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ेंगे कि सेबी ने PACL से क्या कहा, PACL ने सेबी से क्या कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, अब 26 नवंबर 1997 को सेबी ने अपनी प्रेस रिलीज में बोला कि जो जो CIS के अंतर्गत आते हैं वो हमसे लाइसेंस ले लें। उसके बाद 18 दिसंबर 1997 को दोबारा इन्होंने कहा, लेकिन इसके बावजूद भी एक कंपनी PACL लिमिटेड नामक, इसने अब तक लाइसेंस नहीं लिया था। अब 4 मार्च 1998 को सेबी ने PACL को जानकारी दी लिखित रूप से। 4 मार्च 1998 को ये सब चीज़ें लिखित में होती है, यहाँ मौखिक नहीं चलता है। तो उन्होंने लिखा इनको लेटर और कहा कि जो हमने ये धारा 12(1)(b) बनाई है, आपको उसका लाभ नहीं मिल सकता है। यानी कि आप CIS के अंतर्गत आते हैं, हमने जो जो शर्तें रखी हैं कि ये चीज़ें CIS के अंतर्गत नहीं आएंगी, तो आप उनके ऊपर अमल नहीं करते हैं। आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो CIS के अंतर्गत आता है, और इसलिए अब ना तो आप कोई भी नई स्कीम लॉन्च कर सकते हैं और ना ही अपनी पुरानी स्कीमों के अंतर्गत कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी और लोगों से पुरानी स्कीमों के अंतर्गत पैसा लेना बंद कर दीजिए और अपनी नई स्कीमें लाना बंद कर दीजिए। यानी बिना लाइसेंस के आप काम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही सेबी ने अपनी 24 फरवरी 1998 की जो प्रेस रिलीज की थी, उसकी ओर भी PACL का ध्यान आकर्षित करते हुए उसका भी जिक्र किया। अब 24 फरवरी 1998 को क्या कहा था सेबी ने, देखिएगा। इसके अंतर्गत इन्होंने पहले ही कह दिया था 24 फरवरी 1998 को कि CIS के अंतर्गत यदि किसी को भी निवेशकों से पैसा लेना है या आम जनता से पैसा लेना है CIS के अंतर्गत अपनी पिछली स्कीमों में, यानी कोई भी आप धंधा कर रहे हैं पहले से ही जिसमें आप निवेशकों से ले रहे थे पैसे अब तक, और अब ये जो है आपका बिजनेस CIS के अंतर्गत आ चुका है, तो अब आप उसको नहीं आगे बढ़ा सकते जब तक आप रेटिंग नहीं ले लेते किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के जरिए। ये जो होती है एक प्रकार से सेबी नियुक्त कर देती है, हर एक जगह पे छोटी छोटी एरिया में बांट देती है कि वहाँ क्षेत्र में जो भी आता है वो इसके अंतर्गत एक प्रकार से लाइसेंस ले ले, परमिशन ले ले कि मैं CIS के अंतर्गत काम करूँ। तो सेबी ने इनको वार्न कर दिया था उसी समय 4 मार्च 1998 को कि आपका बिजनेस जो है CIS के अंतर्गत आता है, तो आप लाइसेंस ले लीजिए। तब तक जब तक आप लाइसेंस नहीं ले लेते आप अपना बिजनेस रोक लीजिए। अब देखिए PACL ने इसका क्या जवाब दिया। 23 मार्च 1998 को PACL ने लिखित में दिया सेबी को कि आपका तो क्षेत्राधिकारी नहीं बनता हमको कुछ बोलने का। हम जो है एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, तो आप CIS में रहिए। हमारे एग्रीकल्चर यानी कि हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, उसमें आपका कोई क्षेत्राधिकार नहीं बनता। जो आपने हमको लेटर लिखा है, आपके हम बाहर आते हैं क्षेत्राधिकार से। इसमें साफ तौर पर PACL ने लिखा कि जो हमारा बिजनेस है ये जो है सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, यानी हम ज़मीन खरीदते हैं और ज़मीन बेचते हैं, इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं करते हैं। ऐसा PACL ने लिख कर दिया सेबी को। फिर क्या हुआ साथियों, इसी समय अंतराल में ये जो सुब्रत भट्टाचार्य है, इसने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाल दी, जिसमें उसने मतलब उस कंपनियों के विरुद्ध एक रिट पिटीशन डाली जो एग्रो प्लांटेशन के नाम पर लोगों का पैसा खा गई। यानी कि यही जो PACL काम करती थी, खेती बाड़ी के नाम पर पैसा लिया और फिर लौटाया ही नहीं, स्वयं अपने अपने हिसाब से जहां उसको दुरुपयोग करना है करके और खा गए सारा का सारा पैसा। इसके विरोध में इस बंदे ने रिट पिटीशन लगाई दिल्ली हाई कोर्ट में।
यानी आप मान के चलिए कि एक व्यक्ति पान गुटखे की दुकान खोल के बैठा है, लोगों को नशे का आदी बना रहा है, और उसी के बगल में उसने कैंसर के इलाज के लिए एक अस्पताल खोल के रखा है। यानी बीमार भी मैं करूंगा, इलाज भी मैं ही करूंगा, ये वही बात हो गई। और इस पिटीशन के साथ साथ इस सुब्रत भट्टाचार्य ने एक एप्लीकेशन भी लगाई, जिसके अंतर्गत टोटल इसने 478 एग्रो प्लांटेशन कंपनी के नाम बताए, यानी एक लिस्ट सौंप दी कि ये जो कंपनियां हैं ये एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी का नाम बोल करके लोगों का पैसा हड़प रही हैं। ऐसी कंपनियों की इसने लिस्ट जारी की कि आप इसके खिलाफ जो है कार्यवाही करिए। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 अक्टूबर 1998 को इन सभी कंपनियों पर रोक लगाते हुए इनको कहा कि आप सेबी से जाके लाइसेंस लीजिए, और जब तक आप लाइसेंस नहीं लेते हैं तब तक ना तो आप किसी संपत्ति को बेच सकते हैं, ना ही उसका कोई हस्तांतरण कर सकते हैं, ना ही उसको किसी भी रूप में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। मतलब अचल संपत्ति के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी और उनके कब्जे पर भी सवाल उठाया गया। और ये भी कहा उस ऑर्डर में कि आप कोर्ट की परमिशन के बिना आप कोई भी नई स्कीम चालू नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक ना ही आप पुरानी स्कीम के अंतर्गत कोई अचल संपत्ति का हस्तांतरण कर सकते हैं, ना ही उसका क्रय विक्रय कर सकते हैं, ना ही कोई कब्जा कर सकते हैं, और ना ही कोई नई स्कीम आप चालू कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको अब परमिशन लेनी पड़ेगी। इस हिसाब से जो है हाई कोर्ट ने उन कंपनियों को ये कह दिया कि जो भी सेबी ने नियम कायदे कानून जारी किए हैं उनके हिसाब से आप काम करिए। ये डायरेक्टिव पब्लिश्ड ऑन February 28, 1998, यानी इस तारीख को जो भी उन्होंने जारी किया हुआ है उसके कायदे कानून के हिसाब से आप चलिए। इसके अलावा इन्होंने ये पिटिशन एक्सेप्ट कर ली, और अब जो है ये 478 कंपनियों को जिसके खिलाफ इसने पिटिशन लगाई थी भट्टाचार्य ने, उनको रिस्पोंडेंट बना लिया कोर्ट ने, यानी कि प्रतिवादी बना लिया। यानी केस जो है स्वीकृत हो गया, वहाँ पे पिटिशन जो है स्वीकृत हो गई और इनको जो है नोटिस भेजे गए। अब 478 लोग हैं, इतने सारे सम्मन भेजने के बजाय हाई कोर्ट ने एक अखबार में प्रकाशन करा दिया, ये पूरी लिस्ट अखबार में आ गई कि इस कंपनी के विरोध में यहाँ पे पिटिशन लगी है। अब जिसको जो कहना है वो कोर्ट में आके कह दे, डेट दे दी गई होगी। अब जो है इन्होंने यहाँ से ही गेम खेलना चालू कर दिया। ये देखिए साथियों, जो 478 कंपनियों की लिस्ट जारी की गई थी, अखबार में छपवाई गई थी, जिसके खिलाफ पिटिशन लगाई गई थी सुब्रत भट्टाचार्य द्वारा, उसमें से एक नाम पीएसीएल का भी था। इसका क्या लेना देना जो ये पीएसीएल की वहाँ शिकायत कर रहा है? बाकी कंपनियों के विरोध में कर सकता है, लेकिन पीएसीएल में काम करके पीएसीएल की शिकायत कैसे कर रहा था वो उस समय? अब इसके बाद 8 दिसंबर 1998 को पीएसीएल ने, मतलब जब अखबार में देखा अपना नाम इन सारी कंपनियों की लिस्ट के बीच में अपना नाम देखकर, पीएसीएल ने 8 दिसंबर 1998 को दिल्ली हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन में उसने कहा कि आप जो है मेरा नाम डिलीट कर दीजिए इस लिस्ट में से, यानी कि अपना जो आपने ऑर्डर दिया है उसको बदल दीजिए, मेरा नाम हटा दीजिए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने नाम हटाने के बजाय 26 मई 1999 को एक ऑडिटर नियुक्त किया, यानी एक प्रकार से जो लेखा जोखा देखता है हर एक कंपनी का, या किसी को नियुक्त कर दिया अलग से कि आप जो है इसका लेखा जोखा चेक करो। यानी ये पीएसीएल के सारे ट्रांजैक्शंस को चेक करने के लिए एक ऑडिटर नियुक्त कर दिया। नियुक्त लेकिन किसने किया? सेबी ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेबी से कहा कि आप नियुक्त करें, तो सेबी ने नियुक्त किया और उस ऑडिटर ने 22 फरवरी 2000 को अपनी रिपोर्ट जो है सौंप दी, पूरा लेखा जोखा चेक करके, और दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष उसने पेश की रिपोर्ट अपनी बनाकर। और जो है इस रिपोर्ट में पीएसीएल की बहुत सी
कमियां सामने आई। जैसे कि देखिए, द कॉस्ट ऑफ द लैंड वॉज टेकन टू बी यूनिफॉर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेशन, यानी फ़र्क नहीं पड़ता संपत्ति कहाँ पर है, रेट उसका वही रहेगा। मतलब लोकेशन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ज़्यादातर हमने सुना है जैसे जो मेन रोड वगैरह रहते हैं वहाँ की जो प्राइस रहते हैं संपत्ति के वो ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जो दूर दराज गांव का क्षेत्र है वहाँ की संपत्तियाँ थोड़ी सस्ती रहती हैं। लेकिन इनके में वो चीज़ थी ही नहीं। कहीं भी हो संपत्ति, शहर हो, गांव हो, मेन सिटी हो, एकदम जंगल में हो, प्राइस उसका वही रहेगा। Huge commissions were being paid to agents by PACL out of the funds collected from the public, यानी लोगों से पैसा लेकर के एजेंटों को इतनी कमीशन दे रहे थे ये लोग। ऐसे बहुत सारी कमियां सामने आई PACL की। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 नवंबर वर्ष 2000 को एक जस्टिस के स्वामी दुराई को अपॉइंट कर दिया। मतलब एक अलग से इस व्यक्ति की नियुक्ति कर दी। ये रिटायर्ड जज रह चुके हैं, इनकी नियुक्ति की और इनको क्या कहा, सौंपा काम, टू फिजिकली वेरीफाई द जेन्युइनेंस ऑफ द अग्रीमेंट टू सेल, यानी कि खुद जाएं, एक एक कागज़ देखें जो ये सेल के अग्रीमेंट साइन करते हैं, ये सब उसको अच्छे से आप पढ़ के और वेरीफाई करिए कि वो सही है कि नहीं है। इसके अलावा द ट्रांजेक्शन्स इंटर्ड इनटू, जो भी ट्रांजेक्शन इनके द्वारा किए जाते हैं, लेन देन किया जाता है, उसको भी आप खुद वहाँ बैठ करके चेक करिए क्या है क्या नहीं है, सही गलत में आप बताइए। ऑल्सो टू सुपरवाइज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड्स, जो सेल डीड बनती है यानी विक्रय विलेख बनता है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है ये भी आप जाके जांच करिए इसकी। अब एक तरफ जो है स्वामी दुराई की जो है अपॉइंटमेंट हो गई कि आप यहाँ चेक करिए, दूसरी ओर सेबी ने 30 नवंबर 1999 को PACL को एक लेटर भेज दिया। उसमें उन्होंने क्या आरोप लगाया कि PACL जो है CIS के अंतर्गत काम करती है। इसके अलावा जो भी वो निवेशकों से पैसा लेती है उसका क्या काम करती है, वो मतलब ज़मीन के नाम पर उसने पैसा लिया और रजिस्ट्रेशन का खर्चा वगैरह उससे ग्राहक से निकाल लिया। जो भी डेवलपमेंट चार्जेस लगती हैं यानी खेती बाड़ी करने में जो भी खाद वगैरह लगता है, ये जो भी उसको ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए या उससे कुछ भी इनकम हासिल करने के लिए जो भी बीच में खर्च हुआ वो भी उसने ग्राहक से ले लिया, और जो अन्य खर्चे होते हैं वो भी ग्राहक से वसूल करके और अंत में उसको दे पैसे ही देती है। यानी संपत्ति कभी किसी को देती नहीं है, तो इसको CIS के अंतर्गत लाया गया कि आप CIS के अंतर्गत काम करते हैं, भले पैसे को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो। तो उसको जो है PACL को सेबी ने बैन नहीं किया, अभी उसको निर्देश दिया कि आप जो है CIS रेगुलेशन जो भी हमने नियम बनाए हुए हैं उसके अंतर्गत चलिए और जैसा जैसा प्रावधान है उसके हिसाब से आप काम करिए। अभी भी जो है PACL ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। तो 10 दिसंबर 1999 को फिर से सेबी ने PACL को लिख करके भेजा कि आप CIS के अंतर्गत अपने लाइसेंस ले लीजिए, जो भी है उसको नियम शर्तों को मान कर आगे चलिए, और उसको 14 दिसंबर 1999 तक का समय दिया कि इतने दिन यानी 4 दिन का समय दिया, इतने दिन के भीतर भीतर आप लाइसेंस ले लीजिए। अब जो है 13 दिसंबर 1999 को PACL सेबी को जवाब देती है। क्या जवाब देती है कि आपके पास सेबी हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू स्क्रूटिनाइज इट्स ट्रांजेक्शन्स, यानी कि सेबी के पास कोई क्षेत्राधिकारी नहीं बनता कि PACL के लेन देन को वो चेक करे या उसके ऊपर कोई दखल अंदाजी करे, वो क्षेत्राधिकार से बाहर है। क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाने के साथ साथ PACL ने ये भी कहा कि ये जो काम करती है वो सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड करती है, यानी खेती बाड़ी का काम करती है, डेवलप करती है ज़मीनों को और उसको खरीदती है, बेचती है, बस इतना ही काम है। इसके अलावा इसने ये भी बोला कि हमने अपनी स्कीम नंबर यानी स्कीमें नंबर से चलती हैं, एक स्कीम ये, दो स्कीम ये, जो कंपनी एक के बाद एक लाती है ना उसको एक नंबर दे देती है कि हमारी पहली स्कीम ये है, दूसरी स्कीम ये है। तो 10 से लेकर 47 नंबर तक की स्कीमें जो है PACL ने बंद कर दी थी। ये मतलब जानकारी दे रही है PACL सेबी को कि हमने तो 10 से लेकर के 27 नंबर की स्कीमें ही बंद कर दी थी, क्योंकि उसमें कुछ यही दिक्कतें आ रही थी
कोई हमारे काम पर ऑब्जेक्शन उठे या कुछ भी, तो जो बाहरी तौर की स्कीमें थी, मतलब जो CIS के अंतर्गत ला सकती थी हमको, हमने उसको बंद कर दिया है। इसके अलावा हमारे 1941 कस्टमर में से, अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं कि प्रत्येक 1941 कस्टमरों में, या हो सकता है सिर्फ 1941 कस्टमर की ये बात कर रही हो, उस समय इसके ज़्यादा ना रहे हो कस्टमर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो लेके चलिए एक अनुमान भी कि प्रत्येक 1941 कस्टमर में से मात्र 8 कस्टमर, ये खुद PACL ने लिख कर दिया है कि हमारे 1941 कस्टमरों में से मात्र 8 कस्टमर जो हैं वो विड्रॉ कर देते हैं स्कीम से और पैसा मांगते हैं। यानी बाकी सारे कस्टमरों को प्लॉट ही दिया जाता है, उनसे पैसे लिए और फिर कुछ समय बाद जो भी निर्धारित स्कीम के अंतर्गत उन्होंने पैसा जमा किया है, तो उसमें जो भी समय सीमा दी गई होगी उसके बाद जो है कस्टमर को हम प्रॉपर्टी देते हैं। लेकिन मात्र 8 लोग ऐसे हैं जिनको ये स्कीम पसंद नहीं आई, तो उसको हमने पैसा दे दिया, ऐसा PACL का कहना है। इस लेटर को भेजने के साथ साथ एक तो केस वहाँ पे चल ही रहा है, पिटीशन लगी हुई है, स्वामी दुराई की एंट्री हो गई दिल्ली हाई कोर्ट से। अब इसके साथ साथ PACL ने एक राजस्थान हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन डाल दी। ये दिसंबर 1999 की ही बात है, जब सेबी PACL के बीच में विवाद चल ही रहा था, तो इन्होंने उसको चैलेंज करने के लिए रिट पिटीशन लगा दी कि सेबी क्यों हमको बार बार ऐसे लेटर भेजती है, हमारा जो काम है वो CIS के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा PACL बोलती है राजस्थान हाई कोर्ट में जयपुर में, कि ये जो है गलत कर रही है, हमें परेशान कर रही है, हमारा जो काम है वो CIS के अंतर्गत नहीं आता है, तो इनका कोई क्षेत्राधिकार नहीं बनता कि वो हमको बोलें। ये इसकी संवैधानिक वैलिडिटी को बोलते हैं, मतलब वैधता, यानी कि सेबी की कोई संवैधानिक वैधता ही नहीं बनती कि वो हम पर अपना CIS का रेगुलेशन लागू कराए। और अब देखिए केस जो है वहाँ राजस्थान में अभी पेंडिंग ही था कि इतने में सेबी ने 24 जून 2002 को ऑर्डर जारी कर दिया कि जो PACL का काम है वो स्क्वायरली फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ CIS, यानी कि चारों ओर CIS से ही भरा पड़ा है, ये पूरा उसी के अंतर्गत आता है, इसके कहने का मतलब ये है। तो ये जो है PACL जो हमने कायदे बनाए हुए हैं CIS के लिए उनको फॉलो करे, लाइसेंस ले ले और जो भी शर्तें हैं उनके ऊपर अमल करे, ऐसा जारी कर दिया ऑर्डर 24 जून 2002 को सेबी ने। अब इस पर सेबी ने क्या जवाब दिया, स्वामी दुराई ने क्या बोला, राजस्थान हाई कोर्ट में क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ, ये सब हम आपको कल समझाएंगे। ये जितना हम आपको समझा रहे हैं इसमें से आप एक कॉपी पेन लेके अपने सवाल लिखते जाइए। सबसे पहला तो इस आज जो हमने ये पढ़ा इसमें ये उठता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन लगाई थी जो SD भट्टाचार्य है, क्या वो वही सुब्रत भट्टाचार्य है, और अगर वो सुब्रत भट्टाचार्य है तो उसका क्या लेना देना, उसने क्यों PACL के विरोध में जाके लगाई, इसकी तह तक भी जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब प्रश्न अपने दिमाग में रखिए, इनके ही हमें सवाल ढूंढने हैं, ये मैं सही बता रही हूँ। आप लोग अगर ऑर्डर भी अच्छे से पढ़ लेंगे और जो जो इसमें समझ में नहीं आता प्रश्न अगर आप उठाएंगे उनके जवाब मिल जाते हैं तो भुगतान बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये भुगतान के नज़रिए से ज़्यादा सही है। 21-22 का मैटर अलग मैटर है, लेकिन ये जो ऑर्डर में है ना, ये ऑर्डर भुगतान के लिए बहुत काम आएगा। जो लोग भुगतान की मात्र लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए ये ऑर्डर बहुत अच्छा काम करेगा शस्त्र का। तो साथियों इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए, हम बस एक एक करके और पूरा ये ऑर्डर 92 पेज का बहुत जल्द समाप्त कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।